प्रिय छात्रों, सुभाष इंग्लिश स्कूल के डिजिटल लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के पार्ट 1 गिल्लू का अध्ययन करेंगे। गिल्लू, इसमें गिलेरी का नाम है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मेरा परिवार में से चयनित गिल्लू एक संस्मरणात्मक गद्य रचना है। इस रचना के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, उनके संरक्षण की भावना उत्पन्न करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन और उनसे सद्व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। इस पाठ द्वारा पशु पक्षियों को स्वच्छंद और मुक्त रखने, उनके स्वाभाविक विकास की भावनाओं को भी प्रोत्साहित किया गया है। सोन जूही, इसमें जूही का एक ये पीले रंग का फूल होता है जिसे लेखिका ने सुनहरा होने के कारण सोन जूही नाम दिया है। सोन जूही से लेखिका का लगाव इस कारण है क्योंकि गिल्लू उसी की हरितिमा में छिपकर बैठता था और वहीं अपने क्रियाकलाप किया करता था। उसी के लघु प्राण वहीं पर बसते थे, इसलिए उन्होंने सोन जूही नाम देकर इस जूही के फूल की महत्ता को बढ़ा दिया गया है। कौवे का महत्व। कौवे का महत्व हम भी जानते हैं कि प्रातःकाल होने पर पहले ही सर्वप्रथम कौवे की आवाज़ सुनकर हम उठ जाया करते हैं। अचानक एक दिन कमरे के बरामदे में आकर लेखिका ने देखा कि दो कौवे गमले के चारों ओर चोंचों से छुएला जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभूषणी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पूर्वज गरुड़ के रूप में तो आ नहीं सकते थे, ना मयूर के, ना हंस के। उन्होंने पितर पक्ष में हमें कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ा। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवे और काँव काँव करने की अवमानना के अर्थ में इसे प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकद्वय मतलब दोनों कौवे की चोंच के घाव से उस लघु प्राण को बहुत हानि हो रही थी और वह गमले से चिपक रहा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के कारण वह बच नहीं सकता है, अतः ऐसे में उसे वहीं रहने दिया जाए। गिलहरी का उपचार। कौवे की चोंच से चोट लगने के कारण गिलहरी घायल हो गई तो उसे लेखिका उठाकर अपने कमरे में ले आई और फिर रुई से उसके रक्त को पोंछकर घाव पर मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती बनाकर उसे भिगो कर नन्हे से मुंह में उसे दूध पिलाया। जब बूंदें उसके मुंह में गई तो कुछ समय बाद ही उसे वापस से होश आने लगा और गिलहरी धीरे धीरे ठीक होने लगी। वह उनकी उंगली को पकड़कर नन्हे नन्हे पंजों से नीचे कांच के मोती से आंखों में इधर उधर देखने लगी। 3-4 मास में ही उसे फिर से होश ठीक ठाक हो गई और उसकी पूंछ भी झब्बेदार चमकीली हो गई। उसकी आंखें भी चमकदार दिखने लगी। यह गिलहरी जो है, इसको उन्होंने गिल्लू नाम देकर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे डाला। अब वे उसे गिल्लू कहकर ही बुलाने लगे। लेखिका का गिल्लू के प्रति प्रेम। लेखिका उस गिलहरी से बहुत ही प्रेम करती थी। वह 2 वर्ष का उस घर में ही रही। वह स्वयं हिलडुल कर इधर उधर झूलती। उसके लिए लेखिका ने अपने ही घर में एक छोटा सा झूला डाल दिया जो कि उसकी खिड़की के पास में ही था, जहाँ से वह बाहर भी आ जाया करती थी। लेखिका जब भी इधर उधर होती
तो गिल्लू उनके आसपास इधर उधर घूमती नजर आती। वह कभी उनके पैरों को स्पर्श करती, कभी तेजी से इधर उधर उतरती चढ़ती। दिन भर वह घर में ही दौड़ती रहती। गिल्लू को पकड़कर वे लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके पंजे और सिर बाहर रहे और लिफाफे के भीतर वो कुछ खाने के लिए डाल देती। और चिक चिक कर कर कभी अपना भोजन करती। उसे काजू बड़े पसंद थे, काजू को वो बड़े प्रेम से खाती। बिस्कुट भी मिलने पर वह लिफाफे में से उन्हें काजू ही छांट कर खाया करती थी। गिल्लू का जीवन प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे अच्छा लगा और उसे मुक्त करने की इच्छा भी हुई, पर उसे इतना लगाव हो गया कि मैंने उससे दूर नहीं जाने दिया। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाने की भी एक समस्या थी, परंतु मैं प्रतिदिन उसका बहुत ध्यान देती। गिल्लू के क्रियाकलाप। गिल्लू कमरे में बाहर जाकर अन्य गिलहरियों के बीच ऐसे रहता जैसे उनका नेता हो। सभी डालों पर उछलता कूदता, पर लेखिका के आने पर पहले ही घर में 4 बजे आ जाता। उन्हें चौंकाने के लिए पर्दे के पीछे छिप जाता, कभी फूलदान में तो कभी सोनजूई की पत्तियों में। गिल्लू भूख लगने पर लेखिका की थाली से ही भोजन कर लेता। उसे प्रतिदिन काजू खाना पसंद था। यदि कुछ दिन काजू ना मिले तो वह और वस्तु खाना छोड़ देता था, उन्हें झूले से नीचे फेंक देता था और वह लेखिका के आसपास इस तरह से घूमता था जैसे कि चिर परिचित घर का ही कोई सदस्य हो। लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू की मनोदशा। लेखिका की मोटर दुर्घटना होने पर अस्पताल में रहना पड़ा। गिल्लू घर पर अकेला था। जैसे ही कोई घर पर दरवाजा खोलता, गिल्लू झूले से उतरकर दौड़ता कि शायद लेखिका आ गई होगी, और फिर अन्य किसी को देखकर तेजी से घोंसले पर चढ़ जाता। जो भी आता गिल्लू को काजू दे जाता। जब लेखिका स्वस्थ होकर घर आई तो झूले की सफाई करने पर सभी काजू ने ऐसे किए तैसे ही उस लिफाफे में भरे हुए दिखे। वह उसे बहुत ही प्रिय भोजन था, लेकिन लेखिका के न होने पर उसने उसका भी त्याग कर दिया था। लेखिका की अस्वस्थता की अवस्था में गिल्लू उनके तकिए के सहारे बैठ जाता और उन्हें अपने पंजों से उनके सिर को सहलाता जैसे कोई परिचालिका अर्थात सेविका हो और उनका ध्यान रखता। गिल्लू के जीवन का अंत। इन गिलहरी का जीवन बहुत ही कम समय का होता है। इनका जीवन 2 वर्ष से अधिक नहीं होता। कुछ दिनों बाद ही गिल्लू के जीवन का अंत आ गया। अंतिम समय में गिल्लू झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जैसे उसने कोए के घायल होने पर पकड़ा था। वैसे ही ठंडे पंजे देखकर लेखिका ने हीटर जलाया, परंतु प्रातः होने पर गिल्लू इस संसार को छोड़कर चला गया और उसकी अन्य दुनिया हो गई। सोनजूई की लता के नीचे ही गिल्लू की समाधि बना दी गई, क्योंकि वह लता उसे बहुत ही प्रिय थी। जब भी उस पर फूल खिलते, लेखिका को गिल्लू का स्मरण हो आता। गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक भावात्मक कहानी है। इसमें उन्होंने हमें यह बताया है कि जैसी भावनाएं हम अपने परिवार के सदस्य के साथ रखते हैं, वैसी ही भावना यदि हम छोटे से छोटे जीव के साथ भी रखें तो वह बदले में उसी तरह से स्नेह हमें देता है। जैसा कि इसमें हमने पढ़ा तो देख पाया कि महादेवी वर्मा जब अस्वस्थ हो जाती हैं तो एक सेविका की तरह गिल्लू उनकी सेवा करता है, और जब वे अस्वस्थ होकर अस्पताल में रहती हैं तो उनके वियोग में वह
अपनी प्रिय वस्तु काजू भी खाना छोड़ देता है। इससे हमें यह समझ में आता है कि उनमें भी भावनाएं होती है, तो हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी जीव जंतु के साथ में मनुष्य की तरह प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।